अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी आज की ये वीडियो है, इट्स ए फॉलो अप ऑफ अ वीडियो दैट वी पोस्टेड 3 weeks ago रिगार्डिंग एक्सेस टू स्क्रिप्ट सर्विस। सो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ब्रिटिश काउंसिल इज नॉट शेयरिंग द स्क्रिप्ट विद द प्राइवेट कैंडिडेट्स, लेकिन रेगुलर कैंडिडेट जो स्कूल कैंडिडेट्स हैं उनको ये स्क्रिप्ट मिल रहे हैं। अगर अभी भी किसी स्कूल को ये स्क्रिप्ट नहीं मिल रहे तो वो अपने आप को माई कैम्ब्रिज पे रजिस्टर करें, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो ब्रिटिश काउंसिल के अपने जो उनके कॉन्टैक्ट हैं ब्रिटिश काउंसिल में, जो भी उनको डील करते हैं ऑफिसर, उनसे वो अप्रोच करके तो माई कैम्ब्रिज पे एक्सेस लीजिए। ये बहुत यूज़फुल सर्विस है और इसका मेन पर्पस है कि बच्चे अपने स्क्रिप्ट देख सकें। तो स्कूल्स को चाहिए कि इमीडिएटली वो ये स्क्रिप्ट बच्चों के लिए अवेलेबल करें। ये स्क्रिप्ट टीचर्स को भी अवेलेबल किए जा सकते हैं, लेकिन टीचर्स को अवेलेबल करने से पहले बच्चों से ज़रूर कंसर्न लीजिए कि बच्चे ये इस बात पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे कि उनका जो पेपर है वो टीचर दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर सकें। आफ्टर हैविंग सेड दैट, कुछ कंसर्न्स मेरे नोटिस में आए हैं कि बच्चे समझ रहे हैं कि मार्किंग में बहुत एरर्स हैं और मार्किंग बड़ी अनफेयर हुई है और या मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं ये हम हर साल सुनते हैं। ऐसे बच्चे जिनके ग्रेड अच्छे नहीं आते, वो बच्चे ऐसी बात करते हैं। मैं व्यूज़ लेने के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हमारे चैनल पे, लेकिन हम ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है इस चैनल पे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है अगर मैं बच्चों के जो हर बात को एग्री करने लग पड़ूँ तो शायद मेरे व्यूज़ बढ़ जाएँ, लेकिन हमें सच बात बतानी है। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि कैम्ब्रिज की मार्किंग में एरर हुआ हो और वो एरर रेक्टिफाई हो जाए इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट के प्रोसेस के थ्रू, जिसको मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस में कोई मार्किंग एरर नहीं है और मार्किंग बिल्कुल फेयर हुई है। मैं आपको आज इस वीडियो में 3 बातें करूँगा। पहली बात मैं ये करूँगा कि कैम्ब्रिज मार्किंग कैसे करता है। दूसरी बात कि आपको अगर एरर नज़र आ रहे हैं तो आपके पास क्या रेमेडी है, और तीसरी जब वो रेमेडी लेंगे आप तो उसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये कि कैम्ब्रिज मार्किंग कैसे करता है। देखिए कैम्ब्रिज के जो लैडर है, जो टीम है, जो मार्किंग करती है, उसका जो उसका मार्किंग का हेड होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एग्जामिनर। प्रिंसिपल एग्जामिनर, अगर पैनल बहुत बड़ा हो, पैनल बहुत बड़ा मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का नंबर हो, थाउजेंड एंड थाउजेंड बच्चों ने वो स्किप दिया हुआ है और वो बड़ा पॉपुलर क्वालिफिकेशन है, तो उसके नीचे कोई डिप्टी प्रिंसिपल एग्जामिनर भी हो सकता है। पर नॉर्मली प्रिंसिपल एग्जामिनर होता है और उसके साथ टीम लीडर्स या सीनियर टीम लीडर्स होते हैं, और हर टीम लीडर के टीम में कुछ एग्जामिनर्स होते हैं जिनको एईज बोलते हैं, असिस्टेंट एग्जामिनर्स। जब पेपर आपका एग्जाम जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो क्वेश्चन पेपर के साथ ही एक प्रोविजनल मार्क्सिंग बन जाती है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी बनती हैं और दिस प्रोसेस टेक्स प्रॉब्ली 18 मंथ्स। तो जो क्वेश्चन पेपर जून 27 में होना है वो तकरीबन आजकल प्रिपेयर हो रहा होगा, और वो आज से कुछ 6 माह बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अगस्त 2025 के एंड में। तो ये 18 मंथ्स का प्रोसेस होता है एक क्वेश्चन पेपर के तैयार होने का। तो क्वेश्चन पेपर जो तैयार करते हैं जब, तो उसके साथ मार्क्स स्कीम भी तैयार करते हैं जो प्रोविजनल मार्क्स स्कीम होती है। उसके भी बड़े एक स्टेप्स हैं, वो एक अलग टॉपिक है। जब पेपर हो जाता है जिस दिन, उस पेपर के होने के 3 या 4 दिन बाद जो पेपर हैं वो स्कैन होके जो सिस्टम है कैम्ब्रिज का मार्किंग का, उसके ऊपर वो अपलोड हो जाते हैं। और जो सीनियर टीम है एग्जामिनर्स की, 5 या 10 लोग या 12 लोग, 15 लोग, वो प्रोविजनल मार्किंग को लेके, क्वेश्चन पेपर को लेके जो स्किप हैं बच्चों के, उनकी प्रोविजनल मार्किंग करते हैं। ये मार्किंग फाइनल मार्किंग नहीं होती, ये प्रोविजनल मार्किंग होती है। वो प्रोविजनल मार्किंग को 30-40 स्किप चूज़ किए जाते हैं, उस पे मार्किंग की जाती है। ये इंडिविजुअल की जाती है। इसके ऊपर फिर जो एग्जामिनर्स होते हैं सीनियर टीम लीडर्स, वो उस मार्क्स स्कीम के जो प्रोविजनल है उस पे अमेंडमेंट सजेस्ट करते हैं और वो प्रपोज करते हैं कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। आफ्टर 15 डेज ऑफ द एग्जाम पेपर डेट, अराउंड 15 डेज, 2 वीक के बाद एक मीटिंग होती है 3, 4, 5 डेज की, जिसमें ये सब टीम लीडर्स और जो प्रिंसिपल एग्जामिनर हैं ये अपनी जो प्रोविजनल मार्किंग है उसको शेयर करते हैं और नोट्स बनाते हैं कि जी ये जो मार्क्स स्कीम के अंदर बच्चों ने जो बात लिखी हुई थी वो बच्चों ने उसने अप्लाई नहीं की, डिफरेंट तरीके से की है। तो क्या हम इस बात को मिसाल के तौर पर, क्वेश्चन है $200 उसका आंसर है, तो क्या डॉलर के साइन को हमने नंबर देना है, या ये पॉसिबल है कि 200 भी बच्चा लिख दे खाली 200 और डॉलर साइन ना लिखा हो, तो क्या उसके मार्क्स देने हैं? तो इस सारी चीज़ों पर डिबेट होती है। और फिर वो जो 30 या 40 पेपर होते हैं प्रोविजनली मार्क, उन पेपर्स को दोबारा मार्क किया जाता है, सब लोग मिल के मार्क करते हैं और सब लोग उनके नंबरों को मिल के लगाते हैं। उन नंबरों को कहते हैं एग्रीड या डेफिनेटिव मार्क्स, क्योंकि उसको पूरी टीम ने उन मार्क्स को एग्री किया। वो सैंपल पेपर बन जाते हैं।
उसके बाद जो असिस्टेंट एग्जामिनर्स हैं उनके साथ भी बाद में मीटिंग होती है, बाद मीटिंग नहीं होती। तो वो जो उनमें से 30-40 पेपर जो एग्रीड मार्क हो चुके हैं, उनमें से 5 to 10 पेपर दिए जाते हैं असिस्टेंट एग्जामिनर्स को। वो उनको मार्क करते हैं इन द लाइट ऑफ द फाइनल मार्क्सिंग। मार्क्सिंग बहुत चेंज हो चुकी है, कई वर्जन होते हैं। अब वो फाइनल मार्क्सिंग जो है वो एग्जामिनर्स को दी गई है, अब वो पेपर मार्क करेंगे। जब वो पेपर मार्क करेंगे फाइनल मार्क्सिंग के साथ, तो पेपर मार्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। तो पेपर मार्क करेंगे, अपने नंबर लगाएंगे, फिर उसके बाद वो पेपर को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो देख सकेंगे जो टीम एग्रीड मार्क्स जो टीम ने दिए हुए हैं, वो दे कैन विल बी एबल टू व्यू दोज मार्क्स और अपने मार्क्स को उसके मार्क्स के साथ कंपेयर करेंगे। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर एक असिस्टेंट एग्जामिनर हूँ, तो मैंने एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स दिए हैं और मैंने पेपर सबमिट कर दिया है। अब जब मैंने एग्रीड मार्क्स देखे वो 4 हैं या 2 हैं, तो मैं देखूंगा कि कौन सा, अगर मैं 3 दिए हैं उन्होंने 2 दिए हैं, तो कौन सा ऐसा मार्क है जो मैंने दिया लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर मैं उसका रैशनल ढूंढूंगा, मार्क्सिंग में देखूंगा, ओ अच्छा मैंने ये बात दी थी पर ये पॉइंट क्लियर नहीं है, मार्क्सिंग मुझे गाइड कर रही है। अगर मेरा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं अपनी टीम लीडर से पूछूंगा कि यार मैं तो समझ रहा हूँ इसके 3 मार्क्स हैं, पर आप लोगों ने 2 दिए हैं, तो क्यों एक तीसरा मार्क जो मैं दे रहा हूँ वो आपने विद होल्ड किया है? वो मुझे उसको एक्सप्लेन करेगा, उसका रैशनल क्या है। तो इस तरह मैं 5-10 पेपर पे प्रैक्टिस करूंगा। कुछ पैनल में 5 होते हैं, कुछ में 10 होते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तो मैं फिर 10 नए पेपर लूंगा। वो 10 पेपर भी एग्रीड मार्क्स हो चुके हैं और उनकी मार्किंग हो चुकी है। वो 10 पेपर जब मैं दोबारा देखूंगा तो उन 10 पेपर्स को मैं मार्क करके अपने टीम लीडर को सबमिट करूंगा। वो मेरा टेस्ट है। तो पहली स्टेज थी प्रैक्टिस, दूसरी स्टेज है टेस्टिंग। टेस्टिंग में मैंने 10 पेपर मार्क किए, वो 10 पेपर मैंने अपनी टीम लीडर को भेज दिए। अब मेरा टीम लीडर व्यू करेगा कि उन्होंने जो एग्रीड मार्क्स दिए हैं वो कितने और मैंने मार्क्स जो दिए हैं वो कितने। अगर मेरे मार्क्स और उनके मार्क्स विद इन टॉलरेंस हों, 2 या 3 नंबर की टॉलरेंस होती है, तो मुझे मार्किंग के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। और अगर मेरे मार्क्स का डिफरेंस उस टॉलरेंस से ज़्यादा है, तो पेपर मुझे दोबारा भेजे जाएंगे और मुझे कहा जाएगा इन पेपर्स को मैं दोबारा मार्क करूं, या मुझे एक नया सैंपल 10 पेपर का दिया जाएगा तो मैं उसको देखूं, या मुझे रोक दिया जाएगा मार्किंग करने से। ये डिपेंड करता है कि मैंने कितनी एक्यूरेटली उस टेस्ट को कंडक्ट किया है। जब टेस्ट हो जाएगा फिर मैं लाइव मार्किंग शुरू करूंगा अगर मैंने टेस्ट को पास किया है। लाइव मार्किंग भी मुझे ऐसा नहीं कि मैं अब लाइव मार्किंग मतलब जो पेपर अब मैं नंबर दूंगा वो तकरीबन फाइनल नंबर बन जाएंगे, पर उसमें मेरी थ्रू आउट मेरी सुपरविजन चलती रहेगी। उसके लिए स्किप होता है, उसको कहते हैं सीड स्किप। पहले जो स्किप थे वो प्रैक्टिस थे, जो बाद में थे वो स्टैंडर्डाइजेशन थे जिसमें मैंने टेस्ट किया है। और तीसरे सीड SEED सीड स्किप, वो मेरे हर 20 या हर 10 पेपर में से एक पेपर वो होगा जो पहले से मार्क हुआ है। मुझे नहीं पता होगा एज एग्जामिनर, मेरे लिए वो पेपर बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे दूसरे पेपर हैं। मैं उसको मार्क करूंगा और मेरा जो सुपरवाइजर है, जो मेरा टीम लीडर है, वो मेरे नंबरों को उस सीट के नंबरों से मॉनिटर करेगा। इसके अलावा मेरे हर 20 पेपर में से 2 या 3 पेपर वो रैंडम पे चूज करेगा मेरा टीम लीडर, और उनको रीचेक करेगा और मेरी मार्किंग को सुपरवाइज करेगा थ्रू आउट माई मार्किंग। तो ये सीट थ्रू आउट माई मार्किंग आते रहेंगे। और ये बड़ी रोबस्ट सिस्टम है। इसमें उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इसमें एरर का चांस कम से कम किया जाए। इसके बावजूद एरर आ सकता है। अगर एरर आया तो डेफिनेटली आपका राइट है कि आप इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट करें। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं ओ जी पेपर फेयर नहीं, मार्किंग नहीं हुई। तो भाई पहली बात तो ये कंफर्म कर लें कि आप जिससे डिस्कस कर रहे हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं उनमें कंपिटेंसी है, वो मार्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरे पास कई केस आ चुके हैं मेरे सब्जेक्ट के लिए जिसमें टीचर्स का और बच्चों का कंसर्न था कि बच्चों से बहुत अनफेयर मार्किंग हुई है और बच्चों को नंबर बहुत कम दिए गए हैं, हालांकि इनका पेपर बेहतर था। पर जब मैंने वो पेपर पढ़ा तो मैंने उनको रैशनल से बताया कि ये 0 नंबर मिले हैं इस बच्चे को, तो ये 0 ही मिलने चाहिए थे, क्योंकि इस बच्चे के क्वेश्चन में ये मेन गलती थी। वो बिल्कुल वो बता रहा है जो कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। तो बट टीचर को लग रहा था कि ये ठीक है, इसके बच्चे इसने 2 सफ़े लिखे हुए हैं। 2 पेजेस राइट लिखने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने मार्क्स को गारंटी कर लिया है। आपने वो लिखना है जो क्रेडिट वर्दी है और जो क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है। तो इसलिए ये कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि अनफेयर मार्किंग हुई है और स्ट्रिक्ट हुई है, इसके लिए पहली बात है अपनी कॉम्पिटेंसी देखिए कि क्या वाकई आपने मार्किंग को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है। इस साल आपको एडिशनल फैसिलिटी मिल गई है। आप इस साल अपना पेपर पहले ही व्यू कर सकते हैं ER में जाने से पहले। तो ये कंप्लेन के इस साल ज़्यादा एरर हुए मार्किंग में, तो ये कैसे हुआ कि जब कैम्ब्रिज पेपर शेयर नहीं करता था तब एरर कम थे, अब शेयर कर रहा है तो एरर ज़्यादा है। ये बात रैशनल नहीं है ना। तो अगर आपका टीचर जो कॉम्पिटेंट है और वो मार्किंग को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करे और फिर बच्चों के पेपर देखे, और मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 2 4 5 6 बच्चों के पेपर देखे और पैटर्न देखे कि पैटर्न क्या है, क्या ये एग्जाम जो है जो बच्चों को नंबर नहीं दिया गया जो उनको हमें मिलना चाहिए था, वो बाकी उसकी क्लास में 5 बच्चे क्या उनको उसी बात का नंबर मिला है या नहीं मिला, तो वो कंपेयर कर लेगा। पर डोंट डोंट रश टू द कंक्लूजन कि अनफेयर मार्किंग हुई है। अच्छा जी, अगर अनफेयर मार्किंग हुई है आपके पास रूट अवेलेबल है।
आप बजाय सोशल मीडिया पे जाने के और ये कहने के कि हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और हम कैम्ब्रिज को गलत साबित कर देंगे, तो एविडेंस कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सिंपल जाएं ईआर में जाएं और ईआर में जाकर आप उनसे कहें कि आपका पूरा स्क्रिप्ट जो है वो दोबारा से क्लैरिकल चेक ना मांगे, क्लैरिकल चेक तो आप खुद भी कर सकते हैं। उनसे आप पूरा उस पेपर को रीचेक करवाएं और आपका रिव्यू करवाएं पेपर, आपका राइट है, आप उसकी फीस जमा करवाएं। अगर आपका रिजल्ट गलत हुआ होगा तो कैम्ब्रिज को ठीक कर देगा। इवन एग्रीड नंबर वाले जो पेपर हैं उनको भी कोई बच्चा रीचेक करवाए। मुझे एज ए कैंडिडेट तो नहीं पता कि मेरा पेपर टीम ने चेक किया था या एग्जामिनर ने चेक किया था, तो मैं अगर उसको भी चेक करूँ तो वो भी रीचेक होगा। और उसको रीचेक का जो प्रोसीजर है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब रीचेक क्या होता है? रीचेक का वर्ड शायद आसानी के लिए मैंने 2-4 दफा बोल दिया, पर ये पेपर रीचेक नहीं होते, ये रिव्यू होते हैं। रिव्यू और रीचेक में फ़र्क है। अब देखिए क्या होगा, जब पेपर रिव्यूअर के पास जाएगा, तो वो जो पेपर देखेगा तो कहेगा क्या ये मार्क्स करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट? या ये मार्क्स मेरे मार्क्स से डिफरेंट है या नहीं है? तो मार्क्स डिफरेंट हो सकते हैं 2 वजूहात से। एक तो ये कि जो ओरिजिनल मार्कर ने नंबर दिए हैं, ओरिजिनल मार्कर ने जो नंबर दिए हैं वो उनमें गलती है, एरर है, मार्किंग एरर है। मार्किंग एरर 3 तरह के होते हैं। पहला मार्किंग एरर एडमंड एरर कहते हैं इसको। वो एरर ये है कि आपने क्वेश्चन 2 को मार्क किया और नंबर लगा दिए क्वेश्चन 3 के आगे। ये मार्किंग एरर है। या आपने क्वेश्चन 2 में मार्क करते हुए में टिक अप्रोच है, नंबर ऑफ टिक्स मस्ट मैच नंबर ऑफ मार्क्स, आपने टिक 4 लगाए हैं, नंबर 2 दिए हैं। तो मैं एज ए रिव्यूअर देख रहा हूँ कि हमारी तो इसमें अप्रोच है, जितने टिक्स उतने नंबर हैं, तो 4 टिक लगाए हैं और चारों बातें ठीक भी हैं बच्चे की, तो नंबर दिए 2, तो ये उसने टिक से काउंट नहीं किए। हालांकि काउंटर साथ चल रहा होता है, जितने टिक लगाए हैं काउंटर नजर आएगा, लेकिन बात उसका एरर होता है। आपने 12 नंबर एंटर करने थे, आपने 1 किया और एंटर हो गया, 2 एंटर ही नहीं किया, तो 12 की बजाय 1 एंटर हो गया। तो क्लरिकल एरर इस तरह का हो सकता है, इसको हम कहते हैं एडमिन एरर। इस सूरत में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल रहे थे पर एरर हुआ कि उसने उसको 0 लगा दिया, तो ये है एडमिन एरर। इस सूरत में एज ए रिव्यूअर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके मार्क्स को करेक्ट कर दूं। दूसरा एरर ये हो सकता है, और वो एरर है कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एरर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइडेंटिफाई 2 फीचर्स, डिफाइन समथिंग, explain something which is brief explanation, briefly explain, list, कैलकुलेट, कंप्यूट, कंपेयर। छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, 4 नंबर का, उसके अंदर अगर किसी ने नंबर गलत दे दिए हैं, मास्किंग को सही अप्लाई नहीं किया, मैं करेक्ट आंसर है $87.5। अब 87.5 बच्चे ने डॉलर भी लिखा है, 87.5 भी लिखा है, लेकिन कोई वर्किंग में गलती की है, उसने एग्जामिनर नंबर काट लिया, हालांकि मास्किंग कह रही है कि फाइनल आंसर के पूरे 2 नंबर हैं। तो फिर उसमें अगर उसने 1 नंबर दिया है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एरर है, मैं इसको भी ठीक करूंगा, नंबर चेंज कर दूंगा। तीसरा एरर ये है कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, उसका टॉप लेवल रिस्पॉन्स था, लेवल 3 रिस्पॉन्स था, जबकि एग्जामिनर बहुत हार्श था और उसने लेवल 2 दे दिया या लेवल 1 दे दिया और वो डिफरेंस ऑफ मार्क रीजनेबल नहीं है, तो मैं उसमें भी नंबर चेंज करूंगा। तो 3 केसेस में नंबर चेंज करूंगा। कॉमन क्या है? व्हेन देयर इज अ मार्किंग एरर। मार्किंग एरर कुड बी एडमिन एरर, कुड बी एरर इन द मार्किंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि $87.5 सबको पता है, $87.5 आंसर है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और तीसरा है जजमेंटल एरर, कि मैंने जज किया कि यार ये तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ये बच्चा बहुत एक्सीलेंट लिख रहा है, और उसने जो है वो लेवल 3 में देना चाहता है उसको टॉप लेवल, जबकि ओरिजिनल मार्कर ने उसको टॉप लेवल 1 दिया हुआ है, तो उस सूरत में मैं समझता हूँ कि मार्क्स बच्चे के मैं एज रिव्यूअर चेंज करूंगा। हाँ, एक अगला डिफरेंस है मार्क्स का। अब मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, मैं दे रहा हूँ, मैं अगर वो पेपर, मैं पेपर देख रहा हूँ, मैं अगर इस पेपर को मार्क करता, आई वुड गिवन हिम दिस कैंडिडेट 8 मार्क्स, पर दूसरे एग्जामिनर्स को 6 दिए हुए। अब मैं देखूंगा 6 और 8 का फर्क, क्या ये जो 6 मार्क्स बच्चे को दिए हैं और 8, क्या बोथ मार्क्स कुड बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल मार्क्स? अब ये डिफरेंट हैं, पर डिफरेंट होना रॉन्ग नहीं है। In a case where I find that the marks awarded by the original marker are different, but they are still reasonable, I will not alter them. मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, मैं चेंज तब करूंगा when I think कि जो डिफरेंस ऑफ मार्क्स है that goes beyond reasonable, तो उस सूरत में मार्क्स चेंज नहीं होंगे। उसके बाद मार्क्स चेंज होना डज नॉट गारंटी कि आपका ग्रेड चेंज होते, क्योंकि हो सकता है आपका थ्रेशोल्ड जो बना हुआ है अभी भी उस थ्रेशोल्ड में आप नहीं आए। मार्क्स भर भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आपके एक क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ जाएं, दूसरे में कम हो जाए, टोटल पे कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल ऐसी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है।
ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अगर ये कि मेरा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें एग्जामिनर ने स्ट्रिक मार्किंग की है, तो काइंडली वो भी देख लीजिए कहीं पे लीनियर मार्किंग तो नहीं हुई। तो पता लगा आप स्ट्रिक मार्किंग जहाँ समझ रहे हैं वहाँ वाकई आप ठीक हो, 2 नंबर बढ़ जाएँ, पर जहाँ आपकी कोई लीनियर मार्किंग हुई है, 4 वहाँ कम भी हो जाएँ, तो फिर आपके टोटल पे पता लगा 2 नंबर कम हो गए। दूसरी बात है कि 1-2 नंबर बढ़ भी जाएँ, तो बाद का ग्रेड थ्रेशोल्ड चेंज नहीं होता, तो ग्रेड चेंज नहीं होगा। और अगली बात, ग्रेड कम भी हो सकता है, ग्रेड को कम भी हो सकता है। एक तो छोटी-छोटी बातें और बता दूँ, जो मैंने एनोटेशन पिछली वीडियो में एक्सप्लेन से बताई हैं। एक एनोटेशन है या मार्क्स है एनआर, मुझसे लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज़ एनआर? एनआर इट मीन्स नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स और ज़ीरो में फ़र्क है। अगर आप एक कैंडिडेट पेपर अटेम्प्ट करता है और गलत आंसर लिखता है और बिल्कुल उसके आंसर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है व्हिच इज़ वर्दी ऑफ क्रेडिट, तो एग्जामिनर उसको देगा ज़ीरो, ज़ीरो। लेकिन अगर वो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो फ्रैक्शन है क्वेश्चन में कि अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 या अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4, तो उसने 2 में से 4 2 अटेम्प्ट किए, 2 अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि उसको चॉइस है ये, तो उनके आगे जो नहीं अटेम्प्ट किए उनमें एनआर लिखा होगा। एनआर मीन्स नो रिस्पॉन्स, कि कैंडिडेट हैज नॉट मेड एनी अटेम्प्ट टू टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। तो 0 है कैंडिडेट मेड एन अटेम्प्ट बट डिड नॉट राइट एनीथिंग वर्दी ऑफ क्रेडिट। एनआर मीन्स ही डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट, तो एनआर का मतलब ये है नो रिस्पॉन्स। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर पेपर सबमिट नहीं कर सकता जब तक सारे के सारे पेज पे कोई ना कोई एनोटेशन ना लगाए। तो इसलिए ये कहना कि मेरा कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, तो ये इसकी लाइक्लीहुड बहुत कम है। ये पॉसिबल इस तरह ही है कि अगर आपने कोई पार्ट ऑफ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का पार्ट ऑफ क्वेश्चन किसी एक्स्ट्रा पेज पे किया है और उसमें एग्जामिनर ने एक को चेक कर लिया और एक पार्ट को उसने चेक नहीं किया और पेपर सबमिट हो गया, उस सूरत में हो सकता है। तो दैट इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। एग्जामिनर्स आर रिस्पॉन्सिबल और वो सारे का सारा आंसर देखते हैं। हैंडराइटिंग पुअर हो, हैंडराइटिंग अच्छी हो, एग्जामिनर्स को पढ़नी पड़ती है। हाँ, अगर पुअर हैंडराइटिंग ऐसी है, बिल्कुल एलिजिबल है और बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, तो ऑफ कोर्स यू वोंट गेट एनी बेनिफिट ऑफ डाउट। तो ये मेरी वीडियोज़ हैं, मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।